और आज के सत्र के लिए आपको पूरी तरह से तैयार भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत ही गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। करीब 9 अंकों की तेजी के साथ 24,740 के आसपास कारोबार करता हुआ तो ज्यादा कुछ पॉजिटिव ओपनिंग के ट्रिगर तो नहीं, करीब 10 अंकों की तेजी निकल कर आ रही है। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला कारोबार आज सुबह दिखा है। निकेई यानी जापानीज मार्केट लाल निशान में शुरू हुए हैं। कॉस्पी कोरियन मार्केट में 1.5% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में दिखी है। हांगकांग के बाजारों में भी तेजी है, लेकिन चीन के बाजार सपाट ही खुले हैं, तो कोई मेजर पॉजिटिव्स एशियाई बाजारों से निकलकर नहीं आए। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो याद रखें यहाँ पर कल के सत्र में अच्छा एक्शन दिखा। डोनाल्ड ट्रंप कि ओवर द वीकेंड यानी कल रात को ज़्यादा कुछ मेजर कमेंट्री निकल कर नहीं आई, तो वहाँ से थोड़ी सी रिलीफ है। लेकिन याद रखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत हुई, तो वहाँ पर थोड़े कुछ डेवलपमेंट्स थे। लेकिन अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत दिखे, यूरोपियन मार्केट्स में कैसा एक्शन था और कमोडिटी मार्केट में किस तरह के मूव्स दिखे हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुट चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भले ही कुछ करें ना करें, खबरों में ज़रूर रहते हैं। कल उन्होंने बात की है व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन ऐसा नहीं कि जियोपॉलिटिकल कुछ टेंशन ईज होने के संकेत वहाँ से निकल के आए। कोई अश्योरेंस नहीं मिला है युद्ध विराम को लेकर। तो वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो जस की तस हैं और टेंशन हमने काफ़ी एस्केलेट होते हुए देखे थे दोनों देशों के बीच में। जिस तरह से ड्रोन अटैक्स किए थे यूक्रेन ने रूस के ऊपर, तो देखते हैं कि रूस की आगे की रणनीति यहाँ से क्या होती है। बाजारों पर आते हैं। बाजार की अगर बात करें तो कल का जो बाजार रहा, हमने थोड़ा वोलेटाइल माहौल देखा और डाउ जोन्स की 4 दिनों की जो तेजी थी कल उस पर ब्रेक लगी है। डे हाई से करीब 225 अंक फिसला डाउ जोन्स और करीब 90 अंकों के आसपास की गिरावट पर बंद हुआ। लेकिन नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक में तेजी रही करीब 60 अंकों के आसपास की। तो जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वाला खेमा है वो थोड़ा सा एक्टिव है और बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। अमेरिका में कल एक अहम आर्थिक आंकड़ा भी आना था, वो आना था प्राइवेट पेरोल का नंबर। 37,000 एडिशन हुए हैं नौकरियों में और अनुमान था 1,10,000 के आसपास का। तो अनुमान से थोड़ी सी कमजोर साइड पर आए हैं। तो क्या जॉब मार्केट में वीकनेस है, लेबर मार्केट में थोड़ी सी ये मुश्किल स्थिति दिख रही है। अब जो आंकड़े शुक्रवार को आएंगे यानी जो कल आएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो होंगे मई के नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े। तो देखते हैं कि क्या कुछ निकल के वहां से आता है। लेकिन ये कुछ डेटा रहे हैं। इस हफ्ते जिनपिंग की और ट्रंप के बीच में बातचीत होने की खबरें भी आ रही हैं। देखते हैं कि वो बातचीत कब होती है। कोई तारीख वारीख तो आई नहीं थी उसकी, तो उस पर भी बाजार की नज़र बनी रहेगी। और आज वीकलेस जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आएंगे, उस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। तो कुछ क्यूज हैं अमेरिकी बाजारों से गोइंग फॉरवर्ड और टुवर्ड्स वीकेंड, जिस पर रिएक्शन देते हुए बाजार नजर आएंगे। एशिया की बात करें, एशिया से भी हम देख रहे हैं कि आज संकेत जो है मिले जुले हैं। जापान के बाजार निकेई में हल्की सी गिरावट है 30-35 अंकों के आसपास की। और अगर हम हैंगसेंग की बात करें यानी कि हांगकांग के बाजार की बात करें तो 200 अंकों के आसपास की तेजी दिखेगी आपको हांगकांग में। चाइना में हल्की सी तेजी है। और अगर हम कोरिया की बात करें तो कोरिया में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और कल भी बाजार में हमने बहुत तेज रफ्तार देखी थी और आज भी करीब 1.25 से 1.5% के आसपास की तेजी वहां के बाजारों में आपको दिखेगी। तो कोरिया में तेजी है। तो माहौल कह सकते हैं कि ओवरऑल मिक्स्ड ही है ग्लोबल बाजारों से। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो डॉलर थोड़ा सा वीकेंड हुआ है। डॉलर इंडेक्स आ गया है 99 के फिर से नीचे और उससे सोने को थोड़ा सपोर्ट मिला है। $3,400 के आसपास के भाव हैं कॉमेक्स पर। और अगर हम क्रूड की बात करें तो ओपेक प्लस अब लगातार तीसरे महीने आउटपुट बढ़ाने को कमिट कर चुका है। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने वाला है, तो थोड़ा क्रूड रेंज में ही है। हायर लेवल से थोड़ी सी हम प्रेशर देख रहे हैं $65 के आसपास की हालांकि कच्चे तेल का भाव है। और बॉन्ड यील्ड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सॉफ्टनिंग आ रही है। 4.37% है अमेरिका में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हमने कहा शुरुआत में कि लगातार वो खबरों में बने रहते हैं और कुछ न कुछ ऐसा वो करते रहते हैं। मतलब शांत बैठने वाले, चुप बैठने वाले हैं नहीं। और इसी कड़ी में उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया है। इसके अलावा भी कई देशों पर लगाया है, लेकिन कंप्लीट बैन जो है वो 12 देशों पर है। इनमें
अफगानिस्तान है, म्यांमार है, रिपब्लिक ऑफ चड है, कॉन्गो है, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन पर इन्होंने बैन लगाया है। इन देशों के नागरिक अमेरिका में आ नहीं सकेंगे। और इसके अलावा जो आंशिक बैन जहां पर लगा है उसमें तुर्कमेनिस्तान है, वेनेजुएला है, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, टोगो, ऐसे कुछ देश हैं। अफ्रीका के देश उसमें ज़्यादातर हैं जिन पर ट्रैवल बैन लगाया गया है। ये बैन लगा क्यों है? अमेरिका में हाल फिलहाल एक ब्लास्ट हुआ था और उसमें ऐसी खबर आई थी कि बाहर किसी देश का कोई नागरिक था जो वीज़ा अपनी अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुक गया था और वो सस्पेक्ट के तौर पर था। और डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी की काफ़ी आलोचना की थी, तो उसी कड़ी से इसको देख के जोड़कर देखा जा रहा है। थोड़ा सा विवादास्पद है लेकिन ये तो ये चीज़ें हैं। एक अच्छी खबर ये आई है कि निकेश अरोड़ा नाम से सभी लोग परिचित होंगे, वो पोलो ऑल्टो के सीईओ हैं फिलहाल। उनको उबर ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया है, तो अपने लिए कह सकते हैं कि थोड़ी गर्व की बात है, स्वदेश के लिए भी गर्व की बात है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबल बाजारों से, ज़्यादा कुछ रीड करने को लेकर नहीं है। देखिए अब हम जो कह सकते हैं कि जो रिएक्शन देंगे ना, कल आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी। एमपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन है, कल पॉलिसी आएगी और पॉलिसी में अगर आधे % रेट कट आ जाए तो फिर बाजार जो रेंज में फंसे हुए हैं शायद हम रेंज के बाहर बाजारों को निकलते हुए देखें। अगेन एक और चीज जिसको लेकर बाजार थोड़ा सा चिंतित है और वो है एफआईज की पोजिशनिंग भारतीय बाजार में। कल 1000 करोड़ रुपए के आसपास की छोटी सी बाइंग की फिगर तो आए तो हैं, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। वजह यह है कि देखिए कल क्या है ना कि 4 या 5 ब्लॉक डील्स थी बाजार में, तो थोड़ा सा इंपैक्ट ब्लॉक डील वाला आया होगा। बाइंग एफआईज की तरफ से आ नहीं रही है। जून के पहले 3 दिनों में हमने सेलिंग देखी, कल छोटी सी बाइंग है लेकिन उसमें ब्लॉक डील वाला पोर्शन होगा। देखते हैं कि एफआईज का भारतीय बाजार पर बुलिश होते हैं, क्या रेट कट होने के बाद बुलिश होंगे, ये देखने वाली चीज होगी। ओवरऑल आज संकेत ना तो बहुत पॉजिटिव है ना बहुत नेगेटिव है, न्यूट्रल साइड पर संकेत हैं आज ग्लोबल बाजारों से। ठीक है, तो इस तरह के संकेत ग्लोबल बाजारों से डोनाल्ड ट्रंप पर हर रोज कुछ ना कुछ खबर निकल कर आती है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में पिछले कुछ महीनों से वॉलेटिलिटी भी दिखी है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह के रहे उस पर नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल के सत्र में खरीदारी की थी, करीब 1100 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे। वहीं डीआईआईज ने करीब 2600 करोड़ की खरीदारी कल के कैश मार्केट में की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 60 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 19,000 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 500 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। लेकिन याद रखें, 2 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। आदित्य बिरला फैशन रिटेल करीब 11% की गिरावट कल के सत्र में दिखी थी और अब उसे एफएनओ बैन में ऐड किया गया है। और मनप्पुरम फाइनेंस 2% की गिरावट कल थी और मनप्पुरम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है, तो एक एडिशन किया है और वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। लेकिन इसके अलावा याद रखें, कल के सत्र में भारतीय बाजारों में सुस्ती ही दिखी थी, लेकिन उसके बाद आज 10 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ, हालांकि सपाट ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हम तक नीलेश जैन, जो सेंट्रम ब्रोकिंग के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च एनालिस्ट है, उन्होंने भेजे हैं। वो हम तक जुड़ नहीं पाए, लेकिन कॉल्स उन्होंने हम तक जरूर भेजे हैं। तो 2 स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल, यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है 1851 के स्टॉप लॉस के साथ। 1920 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। और भारतीय एयरटेल के अलावा केमिकल सेक्टर से एसआरएफ, इस स्टॉक पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है 2990 के स्टॉप लॉस के साथ। 3170 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल और इसके अलावा एसआरएफ 3170 के लक्ष्य के साथ उन्होंने खरीदारी की राय दी है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ठीक है, ब्रेक के पहले शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कौन से वो स्टॉक्स होंगे, कहां से खबरें निकल कर आई है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। अब न्यूज़ फ्लो बहुत कम हो चुका है, अब धीरे धीरे करके कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ही न्यूज़ फ्लोज देखने मिलेंगे। सेक्टोरल भी जो है आता है जाता है, चर्न बहुत देखने मिलता है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स पावर ग्रिड पे नजर रखेंगे। एबीएल पावर ट्रांसमिशन की जो है यहाँ पे एक्विजिशन आई है, टैरिफ बेस्ड बिडिंग रूट है उसके जरिए।
इसके अलावा आईआरसीटीसी पे भी नज़र रखिएगा। रेलवेज जो है जल्द ई आधार ऑथेंटिकेशन शुरू कर सकती है तत्काल टिकट्स बुक करने के लिए। एज ए कंज्यूमर भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड ऑफ कोर्स आईआरसीटीसी पे भी नज़र रहेगी। एचएल के लिए पॉजिटिव है, टॉक्स कर रहे हैं जीई के साथ जनरल इलेक्ट्रिक, जहाँ पे वो जेट इंजन जो है लोकली भारत में बनाएंगे और वो बात जो है ऑन ट्रैक पे है। और ऑफ कोर्स जो जिस तरह टैरिफ्स बढ़ रहे हैं और लगाए गए हैं आपके एल्युमिनियम स्टील में यूएस में, तो उसके कारण जो डोमेस्टिक कंपनीज जो अब धीरे धीरे अपना जो है आप ओपिनियंस शेयर करने शुरू कर दिए हैं। वेदांता के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ट्रम्प के एल्युमिनियम टैरिफ जो है इंडिया इंडस्ट्री को डैमेज कर रहा है। अब वो ड्यूटी मांग रहे हैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए जिस तरह स्टील इंडस्ट्री में जो है लगाया गया था। जिंदल स्टेनलेस की भी अगर बात करें तो चेयरमैन रतन जिंदल ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि ड्यूटीज़ लगाए स्टील इंपोर्ट्स पे कुछ कंट्रीज़ खास करके एशिया वाले, तो इस पे भी एक नज़र रहेगी। गेल की बात करें तो अब जो है यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडिया जो है अपनी इंपोर्ट्स बढ़ा सकती है शेल गैस, एलएनजी, क्रूड पे, और अगर प्राइसिंग बेनिफिट रहा तो इंपोर्ट गेल करता है तो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो ये अहम खबर है जिस पे आपकी अगर ज़रूर नज़र होनी चाहिए। और आखिर में ग्लैंड फार्मा पे भी मैं एक पॉइंट लाऊंगा कि लगभग 11 ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनके यूरोपियन आर्म सेनेक्सी, उन्होंने एक्वायर किया था ये कंपनी को, और फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने जो है ये 11 ऑब्जर्वेशंस दिए, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव ज़रूर रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे और कल आरबीआई की बैठक भी है, तो वहां से कई सारे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स कल भी हमने चर्चा की थी। तो शरद, कौन से वो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है जिस पर एक्शन दिखेगा? या शीशा पिछले 3 से 4 दिन में हमने देखा पीएसयू बैंक्स में मूवमेंट आया, प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ा आया मूवमेंट। इसके अलावा जो एनबीएफसीज जहाँ पे ट्रांसमिशन का इम्पैक्ट आता है 2-3 क्वार्टर के लैग से, उन पर इम्पैक्ट है। रियल्टी शेयर्स के लिए भी जो है बेनिफिट देखने मिला, और इवेंचुअली कंजम्पशन और ऑटो स्पेस में भी जो है मोमेंटम देखने मिला। तो ऑफकोर्स ये 4 या 5 सेक्टर्स है जिसको आपको ऑफकोर्स फॉलो करना होगा। ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं। और इंटरेस्टिंगली आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो आज वॉलेटाइल है, कल भी वॉलेटाइल डे रहेगा। बीएफएसआई सेगमेंट पे ऑफ कोर्स नज़र रखिएगा। एक्सपेक्टेशंस 25 बिप्स का है, लेकिन अगर 50 बिप्स का रेट कट आता है जो ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार, तब आशीष एक अच्छी रैली, एक फ्रेश रैली आ सकती है। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट, कंजम्पशन, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ सेक्टर्स होंगे जहां पर आपको अपनी नजर रखनी होगी। लेकिन वरुण से जान लेते हैं किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए आरबीआई गवर्नर से, किस तरह की कमेंट्री कल निकल कर आ सकती है और सबकी नजर कौन से कमेंट्स पर रहेगी, उस पर एक बार जान लेते हैं। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। अगर आप पोल को देखेंगे तो सबके सब एक सुर में ये कह रहे हैं, रॉयटर्स का भी पोल यही कह रहा है कि आप 25 बेसिस पॉइंट रेट कट तो इस बार गिवन है। ये तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर एक आदमी यही कहेगा कि हाँ 25 बेसिस पॉइंट रेट कट जो है वो इस बार आपको देखने मिलेगा। करीब 87% लोग जो है वो मान के चल रहे हैं कि इस बार आपको 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट जो है वो देखने मिलेगा। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट जो है वो भी हो सकता है। इसके अलावा रेट कट सिर्फ अभी नहीं होगा, आप देखिए इसके अलावा अगस्त में अगर आप देखेंगे तो फिर से एक बार रेट कट जो है वो आपको देखने मिल सकता है। यानी कि अब से कैलेंडर ईयर 2025 तक करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट जो है वो लोग मान के चल रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? अब देखिए, सबसे पहले तो जीडीपी ग्रोथ, अगर आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ नो डाउट इस बार जो है 7.4% पे आई, 6.8% का अनुमान था। लेकिन FY25 की जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 4 साल के निचले स्तर पे पहुंच चुकी है। हमें देखने में 7.4 या पूरे साल का 6.5% अच्छा लगता है, लेकिन हाँ 4 साल के लोअर लेवल पे जीडीपी ग्रोथ जो है वो पहुंची है। इन्फ्लेशन को अगर आप देखेंगे तो मानसून अच्छा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से बात की जा रही है कि शायद इन्फ्लेशन उस तरह से आपका बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। और वैसे भी अभी तक की जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का जो टॉलरेंस लेवल है उसके अंदर ही है। लास्ट टाइम 3.2% के आसपास थे। जुलाई 2019 के बाद के सबसे निचले स्तर जो है इन्फ्लेशन में ये देखने मिले हैं। तो ये अगला फैक्टर है। डिमांड को अगर आप देखेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है नो डाउट सेकेंड हाफ में डिमांड सुधरी है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे चाहिए थी। और अगर इस बार के आप कॉर्पोरेट्स के नंबर्स देखेंगे तो वो भी उतने एंकरेजिंग नहीं थे। सेकेंड हाफ में केपेक्स जो है उसमें 6% की बढ़ोतरी देखने मिली। आईआईपी का नंबर आप देखिए 2.7 पे आया, 8 महीने के लो पे आया। तो ये भी एक ट्रिगर है जिसकी वजह से लोग मान के चल रहे हैं कि इस बार आपको रेट कट्स देखने मिलेंगे, नो डाउट। इसके अलावा आरबीआई जो अपना स्टैंड है उसमें कोई बदलाव नहीं करने वाला है, एकोमोडेटिव ही रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी, क्योंकि पहले लिक्विडिटी की दिक्कतें थी,
अब अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी की दिक्कतें जो है वो खासकर मई में और जून के महीने में थोड़ी कम हो गई है। तो शायद आरबीआई जो है लिक्विडिटी के ऊपर इस बार कुछ ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं करने वाला है। तो अगर आप इस पूरे पोल को देखेंगे तो हाँ, रेट कट होगा, ये तो गिवन है। 25 बेसिस पॉइंट होगा, ये भी सब कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट हुआ तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखते कि आरबीआई फ्रंट लोडिंग करता है कि नहीं, लेकिन हाँ, रेट कट इस बार होगा। लिक्विडिटी पे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं और अकोमोडेटिव रुख जो है वो आरबीआई का अभी भी जारी रहने वाला है। ठीक है, तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट ये कंसेंसस एस्टिमेट है। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर 10 बजे कमेंट्री निकल कर आएगी। हाँ, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट उम्मीद तो लगाई जा रही है, लेकिन जैसे हमें शरद बता रहे थे, अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो ये बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट्स के लिए इन जनरल, और इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स भी फोकस में रहेंगे। रियल एस्टेट, इंफ्रा, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है जहां पर जब भी कुछ एक्शन होता है आरबीआई से इंटरेस्ट रेट को रिलेटेड, वहां पर एक्शन दिखता है। लेकिन इसके अलावा इन्फ्लेशन, ग्रोथ, यहां पर क्या कमेंट्री निकल कर आती है आरबीआई गवर्नर की, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। ओपेक प्लस ने ओवर द वीकेंड आउटपुट हाइक अनाउंस किया था। उसके बाद आज सुबह फिर एक बार खबर निकल कर आई है एजेंसी से, सूत्रों के हवालों से, कि शायद सऊदी अरेबिया और ज्यादा आउटपुट हाइक अप्रैल, मई और जून के बाद अब अगस्त और सितंबर में भी अनाउंस कर सकता है। तो ऑयल मार्केट के लिए बड़ी खबर, लेकिन कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की ही बात करेंगे, फिर एक बार कुछ आउटपुट हाइक को लेकर खबर निकल कर आई है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। यस, डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि ये आउटपुट हाइक जो रूमर्स चल रही है ओपेक प्लस की, वहां से आई थिंक वो दबाव जरूर से डालेगा, क्योंकि ओईपीडी ने भी दिखाया कि आगे जाके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एटलीस्ट यूएस का, तो वो भी कम होने वाला है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि आगे जाके और करेक्शन कच्चे तेल में आ सकता है। तो कच्चे तेल में 54.20 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, 53.50 के टारगेट के लिए, और 54.80 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कच्चे तेल पर बिकवाली की राय 5,350 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 5,480 के स्टॉप लॉस बनाने की सलाह, तो बिकवाली की राय कच्चे तेल पर। इसके अलावा सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर आपका किस तरह से ट्रेड बनेगा? सोने और चांदी में आज सुबह तेजी दिखी है, कल एमसीएक्स पर सोना करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ था। मैक्रो इकोनॉमिक देखे तो काफी स्ट्रांग है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। कल इनफैक्ट एडीपी के जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आए थे वो भी काफी वीक आए थे, और डॉलर अगर देखे तो सतत वो भी गिर रहा है। तो ओवरऑल लग रहा है कि यहाँ से नया हाई एक्सपेक्टेड है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। ये जो मोमेंटम अपसाइड है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो दोनों में आज तेजी करने की ही रिकमेंडेशन है, जहाँ पे सोने में अराउंड 98,200 पे बाय कर सकते हैं 98,700 के टारगेट के लिए। वहीं चांदी में भी अगर देखें तो 1,01,000 के करीब बाय कर सकते हैं 1,02,000 के टारगेट के लिए, और 1,05,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो चांदी पर खरीदारी की राय 1,02,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 1,05,000 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। तो ये नजरिया प्रेशियस मेटल मार्केट पर। लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह का आज ट्रेड बनेगा? बेस मेटल्स काफी रिजिलियंट है। ये वीक हमने देखा कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूएस का वीक आया। डिस्पाइट दैट कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। एक फैक्टर ये भी है कि इन्वेंट्री भी कम हो रही है, और दूसरा अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स जो वीक हो रहा है वो भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। और कॉपर में ऑलरेडी 870 के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है, तो 871 के करीब कॉपर बाय कर सकते हैं 878 के टारगेट के लिए, और 867 का स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है, तो ये नजरिया कॉपर पर खरीदारी की राय 878 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ऑटो सेक्टर पर नजर डालते हैं और हाई एसयूवी में हैरियर ईवी लॉन्च के बाद टाटा मोटर्स इसे अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। साथ ही गाड़ियों की बिक्री के ट्रेंड और भारत की नई ईवी पॉलिसी से कितना फायदा होगा कंपनी और पूरे सेक्टर को, इस पर हमारी सहयोगी अंजलि पलोड ने टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्र से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। मई महीने के जो नंबर्स आए ऑटो सेल्स में, उसमें हमने देखा टाटा मोटर्स के शेयर में एक डिप देखने को मिला था। क्या आपका मानना है कि एक कंपटीशन इस सेक्टर में अब बढ़ चुकी है और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी एक नॉच ऊपर जा चुके हैं, तो ऐसे में हैरियर.ईवी के लॉन्च के साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उस मार्केट शेयर को रीगेन करने के लिए? तो देखिए, जब हम लोग 6-7 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आए थे, हम काफ़ी अकेला फील करते थे। अब कंपटीशन आ रही है तो बहुत ही, मैं बोलूँगा, इसको मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक हेल्दी मार्केट वो होती है जिसमें काफ़ी कंपटीशन होती है। और एक साल में हम लोग बहुत स्ट्रगल किए, क्योंकि कस्टमर्स को ऐसा लग रहा था, ग्लोबली ऐसी चर्चा हो रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्यूचर के बारे में, कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा था लोगों को, क्योंकि ग्लोबली बहुत नेगेटिव कमेंट्री चल रही थी। जब इतने सारे कंपटीशन आते हैं तो एक बहुत अलग तरह का कॉन्फिडेंस कंज्यूमर्स में आता है। तो आई थिंक मैं उस तरह से देखता हूँ कि ये पॉजिटिव चीज़ है। जहाँ तक हमारे मार्केट शेयर की बात है, वो तो ड्रॉप होनी थी। अगर आप सोलो प्लेयर थे, अगर कंपटीशन आएगा तो मार्केट शेयर ड्रॉप होगा, उसमें कोई हमको असंतुलित नहीं करता है, हमें कोई उससे भय नहीं होता है। हमारा मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म में एज अ फर्स्ट मूवर हम अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करते रहें। हमारी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर 50% की दिशा में हम काम करते रहें, और हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक एक प्रोडक्ट को हम उस तरीके से देख रहे हैं, एक एक सेगमेंट को, सब सेगमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और उसमें कंपेलिंग प्रोपोजिशन लाने के लिए हर प्रोडक्ट के लिए जो करना है उस पर हम ऑलरेडी काफ़ी अग्रसर हैं। तो ये सब करते हुए मुझे लगता है कि हमारी एक्शंस जो हैं वो 50% मार्केट शेयर की दिशा में है मिड टू लॉन्ग टर्म में, और उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभी कंपटीशन लार्जली डोमेस्टिक प्लेयर्स से आ रही है, लेकिन अब एक ईवी पॉलिसी जो सरकार ने अनाउंस की है, उसके बाद से एक ग्लोबल कंपटीशन भी अब इस स्पेस में ज्यादा हो सकती है। तो ईवी पॉलिसी पर आपके पहले कमेंट्स क्या है? पहले तो मैं इस चीज पर फोकस करूंगा जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने हमें दिया है, और उसमें काफी गवर्नमेंट ने हमें मदद की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो प्लेयर्स डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन प्लेयर्स आए हैं, या जो इंडिया फोकस्ड प्लेयर्स हैं, उनको गवर्नमेंट ने लोअर जीएसटी दिया है, रोड टैक्स बेनिफिट दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने तरफ से काफी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज लाई हैं, उसके बाद पीएलआई भी दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये सब के बाद अगर गवर्नमेंट कोई और पॉलिसी लाती है जो दूसरे को सपोर्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमेशा अट्रैक्ट करना चाहेगी कि इंडिया में लोग निवेश करें, और वो पॉलिसी जहां तक मुझे पता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूं अभी, पूरे पढ़ना पड़ेगा, बट उसमें कमिटमेंट है, उसमें कमिटमेंट करना पड़ेगा किसी भी प्लेयर को डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ काफ़ी कमिटेड दिखती है गवर्नमेंट, और वो हमारे लिए अच्छी बात है। एक और चीज पर आपके थॉट्स लेना चाहूंगी। चाइना की तरफ से जो आरईएम मैग्नेट्स के सप्लाई में एक शॉर्टेज देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय तक, तो इसका इम्पैक्ट पूरे ईवी सेगमेंट पर ही होगा ऐसा बताया जा रहा है। तो टाटा मोटर्स का इस पर क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, ये रेयर अर्थ की डिपेंडेंसी ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, आइस वर्ल्ड में भी है। और ये तो सही है कि डिपेंडेंस है, कुछ केसेस में ऑल्टरनेटिव्स हैं, किसी केसेस में नहीं है। लेकिन जहाँ तक टाटा मोटर्स की बात है, तो हमें कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी मदद कर रही है, सायम और एटमा दोनों लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट काफ़ी फोर्थ कमिंग रही है। तो हमें लगता है कि ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है।
ठीक है, तो ऑटो सेक्टर पर बड़ी खबर और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी निकल कर आई, लेकिन इस शो पर इतना ही समय था। लेकिन शरद, अगले शो में क्या कुछ स्पेशल होगा? स्पेशल बहुत चीज रहने वाला है शेषा। ऑफ कोर्स एफएनओ कॉल्स रहेंगे, हमारे गेस्ट के इंपॉर्टेंट कमाई के जो फंडामेंटल कॉल्स रहने वाले हैं, क्या ग्लोबल न्यूज़ फ्लो है, क्या मार्केट सेटअप है, निफ्टी बैंक का सेटअप अभिषेक बताएंगे, मानसी ग्लोबल क्यूज पे भी जो फोकस करेंगे, और मैं जो हूँ ऑफ कोर्स खबरों वाले शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा उस पर डालेंगे। एंड ऑफ कोर्स कुछ सरप्राइजेस भी है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले शो में। बिल्कुल, तो पावर पैक लाइनअप। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।